तो यहाँ पहाड़ में लोग, आज हम पहाड़ में जितने लोगों को देखते हैं, तो पहाड़ में हमेशा से इतने लोग नहीं रहते थे। पहाड़ में सिर्फ वो लोग आके रहते थे जो या तो योग, ध्यान या जो सन्यासी लोग होते थे वो रहते थे, और ऋषिकेश का यही महत्व था। आज हम जितने लोगों को पहाड़ में रहते हुए देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये लोग जब पहली बार मोमडन रूलर्स इंडिया में कब्ज़ा करने के लिए आए तो बड़े स्केल में धर्म परिवर्तन शुरू हुआ। 9th और 10th सेंचुरी में ये पहली बार शुरू हुआ। तब लोगों ने अपना सब कुछ छोड़ के पहाड़ों की तरफ आना शुरू किया। क्यों? क्योंकि ये लोगों का हमेशा से विश्वास रहा है, आज भी विश्वास है कि हिमालय में भगवान रहते हैं। अब जब उनका खुद का राजा हार गया, जो उनको सुरक्षा देता था, वो ही सुरक्षित नहीं रहा, तो भगवान के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा, तो वो पहाड़ की तरफ आ गए। और इस वजह से आज जो हम इतने लोग देख रहे हैं, इतनी पॉपुलेशन देख रहे हैं हिमालय में, वो पॉपुलेशन इस तरीके से आई है। तो गुजरात और राजस्थान ये दो मेन जगह थी जहाँ से लोगों ने पलायन किया था। बड़े स्केल पे जो पलायन हुआ वो हुआ है 11वीं सदी से 14वीं सदी के बीच में। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मुग़ल एक्टिव हुए। इसके अलावा कि हिमालय में पहले से एक तो सन्यासी रहते थे और योगी रहते थे। इसके अलावा हिमालय में जो रहते थे वो ट्राइब रहती थी, ठीक है, या तो वो मंगोल थे या फिर वो जिन्हें आज हम आज की डेट में शेड्यूल्ड ट्राइब्स बोल रहे हैं, भोटिया बोल रहे हैं, यहाँ गढ़वाल में पर्टिकुलरली उन्हें भोटिया बोलते हैं। तो वो रहते थे और ये सिल्क रूट के माध्यम से तिब्बत के साथ ट्रेड करते थे। तो आज भी अगर आप ऊपर के गांव में जाएंगे तो वहाँ आपको भोटिया लोग मिलेंगे। और एक और ख़ास बात होती है इनकी, वो ये होती है कि इनका गर्मियों का गांव अलग होता है और सर्दियों का गांव अलग होता है। गर्मियों का गांव होता है वो ऊंचाइयों वाला गांव, जहाँ गर्मियों के दिनों में भी ठंड रहती है। क्यों? क्योंकि वो ग्लेशियर के पास होता है। लेकिन सर्दियों के दिनों में वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, तो वहाँ रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो वो अपने नीचे के गांव में शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये था थोड़ा सा छोटा सा एक इतिहास पहाड़ में रहने वाले लोगों का। अब ऐसे कि समय के साथ ये जो लोग माइग्रेट होके गुजरात और राजस्थान से पहाड़ में आए, इन लोगों ने एक ब्रिज की तरह काम किया प्लेन से आने वाले यात्रियों और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में स्थित मंदिरों के बीच में। यही लोग जो राजस्थान और गुजरात से आए, ये समय के साथ बने पंडित, क्योंकि पहले वो हिमालय में पंडित नहीं होते थे, वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उन सब में पंडित मतलब बहुत कम होते हैं। लेकिन गुजरात और राजस्थान से जो आए थे वहाँ पे, मतलब क्योंकि राजा लोग पहले से थे, तो पंडित होना एक एक्सेप्टेड काम था पहले से ही। तो ये जो लोग वहाँ से माइग्रेट होकर यहाँ आए थे, इन्होंने एक ब्रिज की तरह काम किया प्लेन से आने वाले यात्रियों के बीच में, और इन यात्रियों को लेके वो ऊपर जाते थे। और ट्राइब्स को भी प्लेन के लोग नहीं जानते थे, बहुत कम जानते थे। तो मोमडन रूलर्स के आने से और धर्म परिवर्तन के वजह से जो बड़ा माइग्रेशन हुआ, उस माइग्रेशन का फ़ायदा हमें आज भी मिल रहा है ना? ऐसा है मतलब, क्योंकि अगर हम बीच के मतलब उच्च हिमालयी क्षेत्र के लोगों को रहने दें और बीच के ये जितने भी लोग थे इन सबको हटा दें, तो अनअप्रोचेबल हो जाएगा हिमालयाज़। तो हिमालयाज़ को अप्रोचेबल बनाने में कहीं ना कहीं ये जो माइग्रेट हुए थे लोग, इनका बहुत बड़ा योगदान है। और थोड़ा सा गढ़वाल की बात भी कर लेते हैं कि गढ़वाल बहुत ज़रूरी क्षेत्र है, जोग्राफिकली बहुत इम्पॉर्टेंट क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि भारत की दो सबसे पवित्र नदियां यहाँ से निकलती हैं, गंगा और यमुना, है ना। भारत में पैदा हुआ हुआ कोई भी इंसान है, पहली जिन दो नदियों का नाम सुनता है वो है गंगा और यमुना। इसके अलावा पहली बार जब कोई इंग्लिशमैन तिब्बत गया तो वो गढ़वाल के रास्ते से गया था। अच्छा। तिब्बत जो एरिया था, तिब्बत में किसी को घुसने नहीं दिया जाता था, उसे दी फॉरबिडन लैंड बोलते थे। वहाँ कोई जाने की, बाहर का व्यक्ति जाने की कोशिश करता था, उसे मार दिया जाता था। तो यही जो ट्राइब रहती थी ऊपर, उन अंग्रेज़ों ने, उन ब्रिटिशर्स ने इन ट्राइब्स की मदद से पहली बार ऊंचे माउंटेन पासेस क्रॉस किए और तिब्बत में घुसे। इसके अलावा अभी की अगर हम बात करें तो सारे हिमालयी क्षेत्रों में गढ़वाल जो एरिया है वो सबसे कम कमर्शियलाइज्ड और अननोन एरिया है। ऐसा है।
आप आज भी गढ़वाल में आके ये चीज़ देख सकते हैं। हाँ, अब चीज़ें बदल रही हैं, जैसे ऑल वेदर प्रोजेक्ट, इनकी वजह से बड़ी बड़ी रोडें बन रही हैं, अभी रेलवे नेटवर्क भी बन रहा है, कर्णप्रयाग तक रेल जा रही है, वो सब चीज़ें अभी हो रही हैं। लेकिन आज भी, और इसे यहाँ पे है जो बड़ा चार धाम होता है भारत का, उसका जो सबसे ऊंचाई पे स्थित मंदिर है बद्रीनाथ, वो भी यहाँ है। उसकी वजह से हमेशा पौराणिक काल से भारत में गढ़वाल का बहुत महत्व रहा है। हम प्राचीन नाम की बात करें इस गढ़वाल क्षेत्र की, तो इसका नाम था केदारखंड। अगर आप स्कंद पुराण पढ़ेंगे तो स्कंद पुराण में जो केदारखंड के नाम पे जितना वर्णन है वो उत्तराखंड के बारे में ही है, गढ़वाल के बारे में ही है। और केदारखंड के राजा हैं केदारनाथ, और केदारनाथ है सबसे ऊंचा ज्योतिर्लिंग। 5000 साल पुराना मंदिर उसको कहते हैं, पांडवों का बनाया हुआ मंदिर है। इंटरलॉकिंग सिस्टम से वो मंदिर बनाया गया है। उसमें किसी भी प्रकार के, जैसे पुराने ज़माने में क्या होता था कि आज तो सीमेंट होता है ना, 2 ईंटों को चिपकाने के लिए। पहले के ज़माने में उड़द की दाल का इस्तेमाल होता था। राजाओं के महल आज भी अगर आप जाएंगे, अब तो खैर खंडहर ही बचे, आज भी अगर आप जाएंगे यहाँ गढ़वाल में भी राजाओं के महल आप देखेंगे तो उड़द की दाल की चिनाई है उसमें, सीमेंट नहीं होता था उस ज़माने में। तो जो केदारनाथ का मंदिर है उसमें किसी भी प्रकार के सीमेंट या उड़द की दाल का कोई उपयोग ही नहीं है। 2 पत्थरों को इंटरलॉक किया हुआ है, और इसी इंटरलॉकिंग मेथड की वजह से अभी जब 2013 में वहाँ बाढ़ आई, फ्लैश फ्लड आया, तो मंदिर को कुछ नहीं हुआ। हाँ, उसका एक कारण ये भी है कि एक बहुत बड़ा बोल्डर रोल होके नीचे आ गया था और उसने पानी को 2 भागों में बांट दिया था। तो ये सब छोटी सी कहानी है गढ़वाल के बारे में। और केतन भाई, जैसे यहाँ डेवलपमेंट अब पहुँच रही है, रोड्स पहुँच रहे हैं, तो उसका क्या आपको लगता है इम्पैक्ट होगा प्रोज एंड कॉन्स के हिसाब से अगर हम देखें तो? क्या वो, और जो से यहाँ से माइग्रेशन होती है शहरों की तरफ, वो रुकेगी या और बढ़ेगी? माइग्रेशन और बढ़ेगा, और माइग्रेशन 2 तरीके का होता है और अभी भी 2 तरीके का हो रहा है। और हमने बात ही शुरू माइग्रेशन से की है ना। तो जान बचाने के लोग हिमालय में आए थे, लेकिन जब जान बच गई और आप हिमालय में रहना आपने शुरू कर दिया, आसपास के शहरों में, अभी हम इस क्षेत्र की बात करें, अभी हम यमकेश्वर ब्लॉक में हैं, ये पौड़ी गढ़वाल है, और पौड़ी गढ़वाल से सबसे ज़्यादा माइग्रेशन है। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो पौड़ी गढ़वाल का पॉपुलेशन 2001 और 2011 के डेटा के बेसिस पे बोल रहा हूँ कि नेगेटिव में जा रहा है, -1.4% है पॉपुलेशन ग्रोथ पौड़ी का। और पौड़ी में लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, तो जितने ज़्यादा पढ़े लिखे उतना ज़्यादा पलायन। हाँ। तो ये है कहानी। अब ऐसे कि जैसे जैसे रोड बढ़ रही है तो रोड के नेटवर्क से क्या हो रहा है कि गांव के आदमी के लिए आसानी हो जा रही है शहर में जाना, और शहर के आदमी के लिए आसानी हो जा रही है गांव में आना। तो एक अलग तरीके का माइग्रेशन फिर दोबारा होने लगा है कि गांव का जो आदमी था वो नौकरी की तलाश में नीचे जा रहा है, लेकिन शहर का वो आदमी जो कई सालों से नौकरी कर रहा है वो अब पहाड़ की तरफ आ रहा है। कहीं ना कहीं उसकी इच्छा है कि मैं पहाड़ में कुछ करूँ, तो ये एक माइग्रेशन हो रहा है। लेकिन जो पहाड़ में रहने वाला आदमी है, जो पीढ़ियों से पहाड़ में रह रहा है, उसका पहाड़ में रहना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वो पहाड़ को समझता है। हाँ। वो किसी न किसी रूप में पहाड़ को समझता है, जानता है, तो शायद वो पहाड़ को उसके लिए बचाना ज़्यादा आसान होगा। शहर से आने वाला जो व्यक्ति है उसके साथ एक समस्या तो है, क्योंकि शहर में रह के हमने सिर्फ एक चीज़ सीखी है, वो है पैसे कैसे बनते हैं। हम पहाड़ में आके भी वही काम करने लग गए हैं, और इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, आप ऋषिकेश से, हम 35 किलोमीटर दूर अभी बैठे हैं। ऋषिकेश से जब आप 35 किलोमीटर का रास्ता यहाँ चल के आते हैं तो रास्ते में आप देखते हैं कि क्या हो रहा है ना। बिल्कुल, बहुत जाम था। रत्ता पानी, घट्टो गार्ड, ये सब जो एरिया है ये कैंप साइट से भरे हुए हैं। एक ज़माने में, मैं अपने बचपन की बात कर रहा हूँ, वहाँ के जो खेत थे जहाँ आज कैंप लगे हुए हैं, जहाँ स्विमिंग पूल बने हुए हैं, और वहाँ भीड़ होती है वीकेंड पे। हाँ। वहाँ खेती हुआ करती थी एक ज़माने में, मक्की के खेत हुआ करते थे बरसात में, और लोग मक्की बेचा करते थे। आज लोगों ने अपनी ज़मीन बेच दी है। और अगर आप कभी भी पहाड़ में आए हैं तो आपने देखा होगा कि यहाँ पहाड़ों में स्टेप फार्मिंग होती है ना, सीढ़ी नुमा खेत होते हैं। ये जो सीढ़ी नुमा खेत हैं ये अपनी कहानी अपने आप कहते हैं। आज अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल बंजर पड़े हुए हैं, तो कई पीढ़ियाँ मर गई इन खेतों को बनाने के लिए। जब ऐसे कि मुस्लिम रूलर्स के आने की वजह से जब धर्म परिवर्तन हुआ और लोगों ने पहली बार माइग्रेट करना यहाँ शुरू किया, तो वो अपनी सारी संपत्ति छोड़ के आ गए थे। वो सिर्फ अपने साथ एक संपत्ति लेके आए थे, 2 संपत्तियाँ लेके आए।
एक तो थी उनकी खुद की जान और दूसरा था परिवार। इसके अलावा कोई संपत्ति नहीं थी। और ये भी दुर्भाग्य की बात है कि आज परिवार को भी हम संपत्ति के रूप में नहीं देखते हैं। हम्म, ठीक है, वो खैर दूसरा टॉपिक है। तो जब वो लोग यहाँ आए तो उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। वो तो राजस्थान और गुजरात से भाग के आए थे। यहाँ पहाड़ में आके वो क्या खाते? हाँ, तो उन्होंने अपने हाथों से इन पहाड़ों को काटना शुरू किया और इस खूबसूरती से इसको ढाला। ये जो सीढ़ी नुमा खेत हैं, इनकी वजह से क्या होता है कि पानी यहाँ सिर्फ बरसाती खेती होती है ना। पानी जो है वो नीचे नीचे घाटियों में। लेकिन अगर हम यमकेश्वर घाटी की बात करें तो ज़्यादातर जो यहाँ गांव हैं और जो रोड भी है, स्टेट हाईवे भी है, वो ऐसे कि माउंटेन के टॉप पे है, थोड़ा थोड़ा टॉप के पास ज़्यादा है। तो सारे गांव वहाँ पे बसे हुए हैं। इसकी वजह से ये बरसाती खेती पे डिपेंडेंसी है लोगों की, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है। अभी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। पहले अगर मैं यहाँ इस जगह की भी बात करूँ तो हर 40 दिन में बारिश होती थी। हर 40 दिन में बारिश। हर 40 दिन में बारिश का मतलब है कि एक जो फसल होती है, फसल हर 40 दिन बाद लगाई जाती है। 40 दिन बाद हर फसल को बारिश तो चाहिए, पानी चाहिए उसको। ठीक है, इसीलिए खेती करना बंद कर दिया गया है। और इस स्टेप फार्म की वजह से एक और चीज़ होती थी कि बरसात में जब बहुत ज़्यादा पानी गिरता था तो ये कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड होने से पहाड़ों को रोकते थे। दूसरी चीज़ ये थी कि पहले इनमें हल लगता था। हल लगने से क्या होता था कि जब बरसात होती थी तो ज़मीन के अंदर तक पानी जाता था। अभी ये कई खेत बंजर हैं, कई 50 सालों से 60 सालों से, कुछ ऐसे भी खेत हैं। जैसे मैं खुद अपने गांव की बात करूं तो एक खेत था यहाँ 27 सालों से उस पर हल नहीं लगा था। अच्छा। हाँ, जब मैं गांव में वापस आया करीब 5 साल पहले तो मैंने उस पर 27 साल बाद हल लगाया था। अच्छा। तो ऐसे कई खेत हैं। तो हल ना लगने से क्या होता है कि जो ऊपरी सतह होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। वो सतह इतनी हार्ड हो जाती है कि जब बारिश का पानी उस पर गिरता है तो वो सोख नहीं कर पाता उसको। हाँ। तो इसलिए कंटिन्यूस इन खेतों में हल लगना बहुत ज़रूरी है, उससे वाटर रिचार्ज होता। तो हमने बहुत चीज़ें खो दी हैं और पलायन दोनों डायरेक्शन में हो रहा है। और शायद उसको, वो सोच की बात है, उसको किसी सरकारी नीति से नहीं रोका जा सकता, हमको ऐसा लगता है ना। या नौकरी के साधन बना देने से नहीं रोका जा सकता है। आप नौकरी के साधन पहाड़ों में बना देंगे तो पहाड़ तो शहर बन जाएगा। बिल्कुल। तो हमें असली रूरल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। हमें गांव को शहर होने से बचाना है, क्योंकि हमें गांव को बचाना है। तो अपने से ये सवाल पूछ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं गांव को शहर बनाना चाहता हूँ या मैं गांव को गांव रहने देना चाहता हूँ। तो आप कहीं से भी आएँ और आप कहीं भी जाएँ तो इंसान होना ज़्यादा ज़रूरी है, प्रकृति के साथ रहना ज़्यादा ज़रूरी है। शहरों में हम इसी चीज़ का परिणाम भुगत रहे हैं। ठीक बात है जो कितन है भाई। ना, अभी हम क्या 2022 चल रहा है और अभी मई स्टार्ट हुआ है और हीट वेव चल रही है ना। मई में ही हीट वेव चल रही है। बिल्कुल। तो बहुत ज़रूरी है प्रकृति के साथ रहना। पहाड़ का मतलब ही यही होता है, जहाँ प्रकृति के साथ रहा जाता है। और जब आप प्रकृति के साथ रहना सीख लेते हैं तो शायद आप परिवार के साथ रहना भी सीख लेते हैं। नहीं तो हम सब इसी समस्याओं से जूझ रहे हैं कि हम परिवार के साथ नहीं रह पाते हैं। यही तो मतलब है ट्रैवलिंग का। हमने ट्रैवलिंग करना शुरू कर दिया है और हम यात्रा का महत्व भूल गए हैं। तो दो चीज़ें होती हैं, भारत का जो आदमी था वो यात्रा करता था, ट्रैवल नहीं करता था। लेकिन आज हम सबको ट्रैवल करना है। ट्रैवल का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह भाग जाना। ठीक कह रहे हैं आप। और जहाँ मैं ट्रैवल करके आया हूँ वो लोगों को बताना। हमारे लिए ट्रैवल का मतलब ये है सिर्फ। लेकिन यात्रा अंदरूनी होती है, वो ट्रैवल अंदर फॉर की इंस्टाग्राम। यात्रा होती है। हाँ, इंस्टाग्राम, बिल्कुल बिल्कुल। अगर इंस्टाग्राम और फेसबुक ना आता तो दुनिया के मतलब 30% 40% लोग कभी ट्रैवल ही नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो ट्रैवल फ़ोटो खींचने के लिए करते हैं। तो यात्रा का महत्व समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें भारत को बचाना है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। भारत गाँव का देश है, गाँव को बचाना बहुत ज़रूरी है। गाँव तब बचेगा जब कोई परिवार बच पाएगा। परिवार रहता है एक घर में, तो हमें बचाना पड़ेगा घर। तो एक इंसान के रूप में मेरी सिर्फ एक जिम्मेदारी है कि मैं एक घर बनाऊं और असली घर बनाऊं। बस इतना सा है। तो ठीक। धन्यवाद आपका। थैंक यू केतन भाई, प्रणाम। थैंक यू। प्रणाम।